हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आकाश अपने चैनल पर आप सभी का आज तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज 25 दिसंबर के उपलक्ष्य पे मैंने एक लेखपाल की सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें आपको हिंदी के क्वेश्चंस कराए जाएंगे और हम लोग अपने चैनल पर एक रीजनिंग का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें शुरुआती दौर से आपको सब कुछ कराया जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी का आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये लेखपाल के आए हुए क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है खा, दूसरा ऑप्शन है गा, तीसरा ऑप्शन है घ और चौथा ऑप्शन है ठा। तो आपको बताना है इसमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने अल्प प्राण व्यंजन पढ़े होंगे तो अल्प प्राण व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, इस तरीके के सभी का, खा, गा, गा में जो तीसरा, पहला और पांचवा वर्ण होता है वो अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होने वाला है, तो आप सभी लोगों को अगर आता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। ऑप्शन नंबर बी, गा जो होता है वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। इसके बाद आएगा, निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? तो दोस्तों, महाप्राण व्यंजन के लिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि महाप्राण व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है सभी वर्गों का, वो महाप्राण व्यंजन होते हैं। जैसे होता है शा, शा, सा और हा, ये भी महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इसमें महाप्राण व्यंजन कौन सा है, ये सभी लोग आप बताएंगे आंसर। तो दूसरे का सी, घा महाप्राण व्यंजन है। इसके बाद, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो निर्देशक चिन्ह आपको बताना है कौन सा है। तो इस तरीके से निर्देशक चिन्ह के बारे में आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं। तो तीसरे का डी जो होता है वो निर्देशक चिन्ह है। तीसरे का डी, इसको निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, एक वर्तनी शुद्ध है, उस शुद्ध वर्तनी के बारे में आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो आपको षट दर्शन लिखा हुआ है, अनापेक्षित लिखा हुआ है, क्लिष्ट लिखा हुआ है, प्रवासन लिखा हुआ है। इसमें आपको बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन करना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो पहले लिखा हुआ है षट दर्शन, इसमें टा नहीं होता है, ये वाला डा होता है, तो ये वाली वर्तनी अशुद्ध है। इसी तरीके से लिखा हुआ है अनापेक्षित, अनापेक्षित में ना में जो मात्रा लगी हुई है वो मात्रा नहीं होती है, ना में मात्रा नहीं होती है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। इस तरीके से क्लिष्ट लिखा हुआ है, क्लिष्ट गलत लिखा हुआ है। क्लिष्ट में जो का होता है वो आधा का होता है, तो ये भी गलत है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी पर्यावसान बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी शुद्ध यही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वर्तनी शुद्ध, इसमें भी बतानी है आपको। तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है, ये आप आंसर करिए। ऑप्शन दिया गया है आविष्कार, दूसरा ऑप्शन है देवाऋषि, तीसरा ऑप्शन है निशब्द, चौथा ऑप्शन है जमाता। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी बता देता हूँ, जो देवा ऋषि लिखा है इसमें देवा ऋषि नहीं होता है, देव ऋषि होता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है निशब्द, तो निशब्द में विसर्ग लगी होती है ना के बाद, तो ये भी गलत है। उसके बाद लिखा है जमाता, तो जमाता नहीं होता है, जामात होता है, जा में भी आ की मात्रा होती है। तो ये आविष्कार इसमें जो है वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आविष्कार बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है कमाइनी, दूसरा ऑप्शन है आम, तीसरा ऑप्शन है रसीला, चौथा ऑप्शन है वकील। तो आपको बताना है कौन सा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए कमाइनी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आम दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी रसीला दिया हुआ है,
ऑप्शन नंबर डी वकील दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती हैं जो किसी जाति का बोध कराएं, उनको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है ये पूरी वकील जाति का बोध करा रहा है। वकील लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पूरी वकील जाति का बोध करा रहा है, पर्टिकुलर किसी चीज़ का बोध नहीं करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी क्रिया। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा पदबंध इसके अंतर्गत आता है। तो आपके पास कुछ सेकंड का समय है, आप आंसर बताइए क्या सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर बी संज्ञा इज राइट आंसर। दोस्तों जब कभी कोई पदबंध कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो अधिक पदों से मिलकर बना होता है, उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी संज्ञा इज राइट आंसर। कई बार ये एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से समझ लीजिए एक बार। कई शब्दों के पदबंध से मिलकर बनता है जो शब्द, उसको हम संज्ञा बोलते हैं। चलिए अगला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपदान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए किसी से, ऑप्शन नंबर बी किन से, ऑप्शन नंबर सी किन्हीं से, ऑप्शन नंबर डी किन्हीं का। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो उसका बहुवचन रूप होता है वो होता है किन्हीं से। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी किन्हीं से ये बिल्कुल सही है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपदान कारक में बहुवचन रूप होता है किन्हीं से। अगला क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी संकेतवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक सर्वनाम है। तो आपको बताना है क्या सही होगा। जो करेगा सो भरेगा। तो दोस्तों जहाँ पर भी जो सो आदि वर्ड आ जाते हैं वहाँ पर हम बताते हैं कि यह ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? तो आपने अयोगवाह पढ़ रखे होंगे, तो आपको बताने हैं कितने अयोगवाह होंगे। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो दोस्तों अयोगवाह जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है अनुस्वर और एक होता है विसर्ग। एक होता है अनुस्वर, इसको बोलते हैं अनुस्वर, और एक होता है विसर्ग, इसको बोलते हैं विसर्ग। तो दोस्तों ये अयोगवाह जो होते हैं वो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अयोगवाहों की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है 10 के बाद 11वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो आपको बताना है ये किस प्रदेश से है। गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, उत्तर प्रदेश से है, आसाम से है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ये हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, वह लड़का छोटा है में वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? आपको बताना है। ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक विशेषण। तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी सार्वनामिक विशेषण इस राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सार्वनामिक विशेषण इस राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को
करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए काल कहलाते हैं, ऑप्शन बी संख्या कहलाते हैं, ऑप्शन सी क्रिया कहलाते हैं, ऑप्शन डी विशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन सी क्रिया, क्रिया शब्दों को बोलते हैं हम किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया में खाया क्या होगा? खाया क्या होगा? कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण भूत होगा, ऑप्शन नंबर बी संदिग्ध भूत होगा, ऑप्शन नंबर डी आसन्न भूत होगा, ऑप्शन नंबर सी हेतु हेतु मत भूत होगा। तो दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें पहले से भी टिक लगा हुआ है। तो मैं आपको जानकारी बता दूं, इसका संदिग्ध भूत बिल्कुल सही है। संदिग्ध भूत में क्या होता है कि जहां पर खाना खाया गया हो, पहले बताया जा रहा हो, पहले ही करा जा चुका हो वो चीज, तो ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत क्रिया आती है। ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है डैश संकेतवाचक अवयव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यद्यपि, ऑप्शन नंबर बी तदापि, ऑप्शन नंबर सी तब और ऑप्शन नंबर डी ताकि। कौन सा संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत, अवयव के अंतर्गत नहीं आता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी जो ताकि है, ये ताकि संकेतवाचक विशेष अवयव के अंदर नहीं आता है। ये ताकि जो होता है ये उद्देश्यवाचक अवयव के अंतर्गत आता है। बाकी यद्यपि, तदापि और तब ये संकेतवाचक अवयव के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ताकि जो होता है वो उद्देश्यवाचक अवयव के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य में आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध है? तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। प्रथम, कोई शब्द सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, और चौथी बार क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया है कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा ये आपको करना है। तो बता दूं, कोई आदमी यहाँ लिखा है तो यहाँ पे अनिश्चयवाची सर्वनाम की बात की जा रही है। यहाँ पे भी लिखा है तो कोई संतान की, दोनों जगह सर्वनाम का ही प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम ही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा किस तरीके की बातचीत कर रहा है, सर्वनाम के बारे में बता रहा है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर में कहा गया है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कवित्री लिखा है, ऑप्शन बी कवित्री लिखा है, ऑप्शन सी कवयित्री लिखा है, ऑप्शन डी कवियित्री लिखा है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप इसको बहुत ध्यान से अपनी आंखों में बसा लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, कवयित्री इसका आंसर बिल्कुल सही है। कवयित्री इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन है रोटी, दूसरा ऑप्शन है पूरी, तीसरा ऑप्शन है पानी और चौथा ऑप्शन है डी। तो आपको बताना है, चौथा ऑप्शन है नदी। तो आपको बताना है क्या आंसर सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो पानी शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग कहते हैं पानी बह रहा है, तो ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। बाकी सारे वर्ड रोटी, पूड़ी और नदी ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। तो पानी बह रहा कहा जाता है, इसलिए ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और रोटी कही जाती है रोटी खा ली गई, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। पूड़ी बन गई है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। नदी बह रही है, ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सॉरी, तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? ऑप्शन नंबर ए नदी का,
ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक का, ऑप्शन नंबर सी साधु का, ऑप्शन नंबर डी घर का। तो आपको बताना है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं तो जो ये प्रत्येक वर्ड दिया गया है इसी का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से लिख के रख लीजिए कहीं पर, जो एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले वर्ड तो प्रत्येक है। अगला क्वेश्चन है बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है। ऑप्शन दिया गया है रीतियां, ऑप्शन बी विधियां, ऑप्शन नंबर सी नीतियां, ऑप्शन नंबर डी रीतियां। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ये वाला रीति बहुवचन का अनुचित रूप है, ये सही नहीं है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। रीति एक वचन है तथा इसका बहुवचन रीतियां होता है, तो ये बहुवचन अनुचित रूप कह रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है क्रिया का जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे क्या कहते हैं। समान भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान या संदिग्ध भूतकाल। तो आपको बताना है क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संदिग्ध वर्तमान कहा जाता है, जिसमें संदेह होता है वर्तमान के होने का। अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाक्य क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर एक कर्म वाक्य कहलाते हैं, कर्मवाच्य कहलाते हैं, कर्तवाच्य कहलाते हैं, भाववाच्य कहलाते हैं या सरल वाच्य कहलाते हैं। तो आपको बताना है क्या सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं जिन शब्दों में कर्ता की प्रधानता होती है वो हमेशा कर्तवाच्य शब्द कहलाते हैं। तो आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, वही मैं लेकर के आया हूँ। तो हमारी सीरीज से जुड़े रहिएगा, अभी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग में करने के लिए मिलने वाले हैं और इसी तरीके से आपको जीएस में भी क्वेश्चन करने वाले हैं मिलने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर बी ने, ऑप्शन नंबर सी से और ऑप्शन नंबर डी में। तो दोस्तों आपको बता दें जो परसर्ग होते हैं वो विभक्तियां होती हैं। ये ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये ने होता है। ने जो है कर्ता में लगता है परसर्ग, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संपदान को के लिए, अपदान से, संबंध का की के, रारी रे नानी ने, अधिकारण में पर, संबोधन है हो अरे आदि होता है। तो कर्ता कारक का परसर्ग क्या हुआ, ने हुआ। अगला क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से अर्थ तत्सम शब्द को पहचानिए। तो आपको बताना है कौन सा शब्द अर्थ तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है देव, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पंख, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अक्षर, ऑप्शन डी दिया है बच्चा। तो जो अर्थ तत्सम ये अक्षर दिया गया है ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है तत्सम में, तो ये अक्षर तत्सम ये होगा और अक्षर सी अर्थ तत्सम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गाय, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है गो, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है गे और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है गैया। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों आंसर इसका बहुत ही सरल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द क्या है। तो गाय शब्द जो है वो बिल्कुल राइट नहीं है, क्योंकि गाय जो होता है वो गो का तत्सम होता है। तो गो तत्सम शब्द होता है, गाय जो है वो तद्भव शब्द है। तो अब इसमें तत्सम शब्द बताना है तो ऑप्शन नंबर बी गो इज राइट आंसर। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, आगे भी आपको इस तरीके की वीडियो मिलने वाली हैं। रीजनिंग की वीडियो मिलेगी जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।